क्लास सेवेंथ हम आज आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। लेसन हम ख़त्म कर चुके थे और अब इसमें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यानी जो बुक के बीच में से दिए हुए हैं। तो आपका पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये पेज नंबर 6 पर। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल? लिस्ट 3 रीजन फ्रॉम द स्टोरी अबाउट दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। तो पहला यही क्वेश्चन है कि क्या लगता है आपको कि कांता के पास रीज़न है कि उसको लगता है कि वो इक्वल नहीं है दूसरे लोगों से। आपको याद होगा जब हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था तो उसमें हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था यानी समानता के बारे में। तो 3 रीज़न आपको बताना है स्टोरी में से कि उसको क्यों ऐसा लगा कि वो इक्वल नहीं है। येस कांता गॉट इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी इज़ रियली इक्वल, यानी हाँ कांता के पास बहुत रीजंस हैं ऐसे जिससे उसको खुद के ऊपर डाउट होगा कि वो समान है या नहीं। क्यों, क्या क्या रीज़न है? पहला, शी कैन नॉट टेक लीव इवन व्हेन हर डॉटर इज़ इल, यानी कि उसकी बेटी बीमार है फिर भी वो छुट्टी नहीं ले पा रही है। शी डज़ नॉट हैव इनफ मनी टू टेक हर डॉटर टू डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, यानी उसके पास पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर के पास अपनी बेटी को दिखाए। She has to stand in a queue at a government hospital for her turn to show her daughter to the doctor, यानी उसे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ से उसकी बेटी को वो दिखा पाए, तो उसे लाइन लगा के खड़े होना पड़ रहा है। दूसरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगा अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो पेज नंबर 8 पर। Why do you think Om Prakash Valmiki was being treated unequally by his teacher and his classmates? Imagine yourself as Om Prakash Valmiki and write 4 lines about how you would feel if you were in the same situation as him. यानी क्यों आपको लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उनको अन्याय दिया जा रहा था, उनको एकदम समान रूप से ट्रीट नहीं कर रहे थे उनके टीचर और क्लास में। और अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखकर देखिए और 4 लाइनें इस बारे में लिखिए कि आपको कैसा लगता अगर आप इसी तरीके की किसी घटना आपके साथ में हो जाती तो। येस वी थिंक ही इज़ बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, यानी हाँ उनके साथ असमानता हो रही थी। बाय हिज टीचर्स एंड क्लासमेट्स, यानी उनके टीचर, उनके साथ पढ़ने वाले क्लासमेट्स उनके। बिकॉज ही बिलोंग टू दलित, यानी क्योंकि वो दलित हैं इसलिए। इफ़ आई वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि आई वुड फील ह्यूमिलिएटेड, अगर मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि होता, आपको उनको अपनी जगह रख के देखना है, तो मुझे बड़ी बेइज्जती लगती और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते। किस तरीके के सवाल आते? डू वी नॉट हैव सोल हार्ट, क्या इनके पास दिल नहीं है, क्या इनके पास आत्मा नहीं है? आर वी नॉट फिट फॉर एजुकेशन, क्या हम जो है पढ़ाई के लिए सूटेबल नहीं है? वॉट वाई आर वी ट्रीटेड अनइक्वली, हमारे साथ असमानता क्यों की जाती है? तीसरा क्वेश्चन जस्ट उसके नीचे बुक में आपको दिखेगा। वाई डू यू थिंक अंसारीज वर ट्रीटेड अनइक्वली, अंसारीज जो थे उनके साथ इस तरीके का असमानता का व्यवहार क्यों हो रहा था? वॉट वुड यू डू इफ़ यू वर इन द अंसारीज पोजिशन, आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते? एंड कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू लिव बिकॉज सम पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू लिव नेक्स्ट टू यू बिकॉज ऑफ द रिलीजन यू प्रैक्टिस, कि आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही होती क्योंकि कुछ लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं। अंसारीज वर ट्रीटेड अनइक्वली बिकॉज दे बिलोंग टू मुस्लिम रिलीजन, क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए उनके साथ असमानता करी जा रही थी। इफ़ आई वॉज इन अंसारीज पोजिशन, अगर मैं अंसारी की पोजिशन में होता तो मैं माइनॉरिटी कमीशन में जाता, कंप्लेन लॉन्च कराता अपार्टमेंट ओनर्स के अगेंस्ट, यानी उनके अगेंस्ट मैं कंप्लेन डाल देता। एंड आई वुड ट्राई टू रीजन आउट विद पीपल, यानी मैं लोगों को बहस करके मैं लोगों से आगे निकलता। If you were one of the Ansaris, how would you have responded to the suggestion that change your name? पेज नंबर 9 पर मिल जाएगा आपको कि अगर आपको कोई सजेशन देता कि आप अपना नाम बदल लीजिए तो आप कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करते, कैसे रिएक्ट करते? मैं इस तरीके से करता, आई विल नॉट चेंज माई नेम एज देर इज़ नथिंग इन द नेम, ऑल आर गॉड्स क्रिएशन, यानी नाम में कुछ भी नहीं रखा होता है, सब भगवान के बनाए हुए हैं। Can you think of an incident in your life in which your dignity was violated? How did you make this feel? यानी कि क्या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? यस अगर हुआ है तो आप यस लिखिएगा, नहीं हुआ है तो नो। और क्या आपको भी लगा कि आपकी डिग्निटी ख़राब हुई है, आपको लगा आपको बेइज्जती जैसा लग रहा है, और आपको कैसा फील हुआ? डिसगस्टेड, बहुत बुरा। आंसर विल वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ हुआ हो किसी के साथ नहीं हुआ हो, तो आप अपने हिसाब से इस आंसर को लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम? मिड डे मील प्रोग्राम क्या है?
कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम? इसके 3 बेनिफिट्स. एंड हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प टू प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी? इससे समानता कैसे आती है? मिड डे मील प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम इन विच स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लास आर प्रोवाइडेड लंच इन द स्कूल ऑल ओवर द कंट्री. यानी पूरी कंट्री में प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें लंच दिया जाता है. इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ट्रुएंसी आफ्टर रिसेस हैज डिक्रीज, यानी कि बच्चे खाना खाने के लिए भाग जाते थे घर और फिर पढ़ने नहीं आते थे, ये कम हो गया है. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने आप को एडमिशन्स दिलवा रहे हैं स्कूल में सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे खाना मिलता है. वुड हेल्प टू रिमूव हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, गरीब बच्चों की भूख मिट जाएगी जिससे उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई में बढ़ेगा. एंड मदर्स डू नॉट हैव टू ब्रेक देयर वर्क इन द मिड, और अपनी जो उनकी मम्मियाँ हैं उनको बीच में अपना काम छोड़ के, जो भी वो काम करती है मजदूरी का, खेती किसानी का, वो छोड़ के बीच में नहीं आना पड़ता है. दिस प्रोग्राम माइट हेल्प टू प्रमोट इक्वालिटी एट इट वुड रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस, यानी कि इससे समानता कैसे आएगी? क्योंकि कास्ट देखकर नहीं करा जाता, ये हर कास्ट के बच्चों को साथ में बिठा के खाना खिलाया जाता है. और कुछ जगह पर दलित वुमेन ही हैं आर एम्प्लॉयड टू कुक मील्स फॉर ऑल द चिल्ड्रन, जो सबके लिए खाना बनाती है. फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया. आपके एरिया में एक गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में आपको करना है. व्हाट डज द स्कीम डू एंड हु इज़ दिस स्कीम सेटअप टू बेनिफिट? सर्व शिक्षा अभियान SSA, जिससे एजुकेशन मिलती है उन बच्चों को हु डू नॉट ज्वाइन स्कूल फॉर वन और द अदर रीज़न, जिन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं करा है किसी रीज़न से. दिस स्कीम इज सेट टू बेनिफिट दलित चिल्ड्रन मोस्टली, ये ज़्यादातर दलित बच्चों की भलाई के लिए करी गई है. अब हम आपके NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो आपको पीछे इस तरीके से एक्सरसाइज में लिखे हुए दिख जाएंगे. पहला क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप, यानी बहुत ज़रूरी एक बोल सकते हैं पहलू है डेमोक्रेटिक सेटअप का, जो हमारे यहाँ सरकार चलती है, जैसे डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यह समानता के ऊपर बेस्ड है. It authorizes all adult citizens who are of 18 years and above to cast one vote, यानी ये हर उस अडल्ट सिटीज़न को जो 18 साल से ऊपर का है उसको एक कास्ट अपना एक वोट डाल सकता है, वो कास्ट वन वोट अपना एक वोट डाल सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमीर हैं या गरीब हैं या किन जाति या जनजाति के हैं. किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, रिलीजन नहीं देखा जाएगा, रेस, कास्ट, सेक्स के मेल है या फीमेल या प्लेस ऑफ बर्थ, ये कुछ भी नहीं देखा जाता है. सिर्फ आप एक अडल्ट इंडियन सिटीज़न है जो 18 साल से ऊपर के हैं तो आपका वोट मान्य रखता है. रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15. स्टेट 2 वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी. 2 तरीके जिनमें आर्टिकल 15 हम अगर देखें जिनमें इनइक्वालिटी है. The state shall not discriminate against any citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, यानी कि जो सरकार है वो किसी भी नागरिक के बीच में इन चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी. No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition, यानी कि इनके बेसिस पर ये जितनी चीज़ें हैं कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने किस जगह जन्म लिया है, इसके बेसिस पर आपको एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी यहाँ जाने से आपको मना नहीं कर सकता है कोई किसी दुकान में, होटल में, कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह. या फिर यूज़ ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन बाय फंड्स ऑफ स्टेट और मेंट फॉर पब्लिक यूज़, यानी कुआं, पानी का एक घाट है जैसे नहाने के लिए, रोड है या कोई भी पब्लिक रिसोर्ट है जो स्टेट के फंड से चलता है या फिर पब्लिक यूज़ के लिए है, और अगर आपको कोई मना करता है तो ये गलत है. आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते अगर वो जगह पब्लिक प्लेस है तो. इन वॉट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज? ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वर विक्टिम ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट, यानी दोनों के साथ में दुर्व्यवहार और असमानता वाला व्यवहार हुआ था. द डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम वॉज वायोलेटेड, दोनों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, आत्मसम्मान था, वो खराब हुआ था, इज्जत खराब हुई थी. हेडमास्टर ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि कंपेल्ड हिम टू स्वीप द स्कूल सिंपली बिकॉज ही वॉज अ दलित, यानी स्कूल के हेडमास्टर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से कहा कि तुम झाड़ू लगाओगे क्योंकि वो दलित था.
जिससे उनकी जो इज्जत थी, जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ था। ही वॉज मेड टू फील दैट ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। उनके साथ ऐसा व्यवहार करा गया कि वो बाकी बच्चों से अलग हैं, छोटे हैं और नीच हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ अंसारी वॉज ऑल्सो हर्ट बैडली व्हेन दे रिफ्यूज टू लीज एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, यानी क्योंकि वो मुस्लिम थे और उन्हें घर देने से मना कर दिया गया। ये भी बहुत बुरी बात थी। Om Prakash and Ansaris are also human beings and they deserve the same dignity and honor as anyone else, यानी कि ये लोग भी ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, और इनको भी सबके जैसा ही सेम डिग्निटी चाहिए। What do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think it is important in a democracy? आपको क्यों लगता है कि सारे लोग इक्वल हैं लॉ की नज़रों में, न्याय की नज़रों में, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए डेमोक्रेसी में? वन ऑफ द एम्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था उसका एक एम ये था कि जितनी भी तरीके की असमानता हमारे समाज में फैली हुई है उसको हटाएं। देन मेकिंग ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वल बिफोर लॉ, और इस तरीके से जो भारत का हर नागरिक है उसको न्याय के सामने इक्वल बनाना, यानी समान बनाना, ये हमारे संविधान का एक सबसे मेजर पहलू था। It means that from the president of the country to an ordinary domestic worker has to obey the same laws, यानी भले ही वो हमारे देश का प्रेसिडेंट हो या फिर कोई ऑर्डिनरी यानी साधारण काम करने वाला हो, दोनों के लिए नियम सेम है। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, या पुरुष या महिला होने के आधार पे, जन्म लिया है जहाँ पर उस जगह के आधार पे आप लोगों के बीच में ऐसे नहीं कर सकते। पीपल कमिटिंग द सेम क्राइम्स आर पनिश्ड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, यानी लोग अगर किसी ने क्राइम करा है तो उसे सेम तरीके से सज़ा होगी, उनका स्टेटस नहीं देखा जाएगा कि वो अमीर है या गरीब है। और दूसरा, द सेम राइट अप्लाइज इन मैटर ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी सेम चीज़ एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई में और एम्प्लॉयमेंट में भी लगता है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन मेड इलीगल, जो पहले अछूत हुआ करते थे अब वो चीज़ इलीगल हो गई है। जो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं आज भी उनका पनिश करा जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ सीक्रेट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। इट स्ट्रेंथन्स द रूट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टार्टअप, इन इट्स एब्सेंस देयर विल बी केओस एवरीवेयर, यानी इक्वालिटी जो समानता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे लिए, हमारी एक तरीके से रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं डेमोक्रेसी की, क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेटिक को स्ट्रेंथन करती है यानी ताकत देती है। अगर ये नहीं होगी तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, यानी जिनको कुछ कमी रहती है, बॉडी में डिसेबिलिटी रहती है, 2016 में एक्ट आया था, पर्सनस विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल फॉर देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, यानी इनके भी जो इक्वल राइट्स रहते हैं और गवर्नमेंट को ये पॉसिबल बनाना चाहिए कि इनका भी सोसाइटी में पूरा पार्टिसिपेशन हो। The government has to provide free education and integrate child with disability into mainstream school, यानी गवर्नमेंट को एजुकेशन फ्री कर इनको मेन स्कूल्स में पढ़ने का मौका देना चाहिए। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग स्कूल शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स, यानी आपको इस तरीके की सीढ़ियाँ बनवानी है, रैम्प्स बनवाने हैं जिससे जो व्हील चेयर है वो आसानी से उतर सके। ठीक है, तो जैसे ये तो जो नॉर्मल सीढ़ी होती है ये वो है, रैम्प्स मतलब होता है कि ये सीढ़ी नहीं होगी, बीच में खाली स्पेस होगी जिस पे से आप इस व्हील चेयर को ऐसे करके ला सकेंगे। तो इस फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है बच्चे को कैरी करना पड़ रहा है, तो क्या आपको लगता है यहाँ पर लॉ को इम्प्लीमेंट करा गया है? क्या करना चाहिए बिल्डिंग को जिससे ये बहुत अच्छे से नीचे उतर सके? तो यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि लॉ इम्प्लीमेंट करा गया है। Public buildings like schools, hospitals should be constructed with the provisions of ramps in order to avoid the problem being faced by the disabled person, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम आ रही है, 4 लोग उसे उठा रहे हैं और हो सकता है कि वो गिर जाए कभी, इसलिए जो पब्लिक बिल्डिंग्स रहती है उसमें रैम्प्स होना चाहिए। डिसेबल पर्सन जो है, ह्यूमन बींग्स जो अपनी लाइफ अच्छे से डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं, इज्जत के साथ में, वो नहीं चाहते हैं कि और लोग सिंपैथी दें, उन्हें उठाएं इस तरीके से। ऐसा कुछ होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बैडली हर्ट होता है। डिग्निटी इस बच्चे की अफेक्ट हो रही होगी क्योंकि उसे 4 लोग उठा रहे हैं, उसे इन्फीरियर फील हो रहा होगा कि यार सब लोगों में मैं डिपेंडेंट हूँ दूसरे लोगों पर, उसकी सेफ्टी भी स्टेक पर है, उसकी जो लाइफ है दूसरों के हाथ में है, ज़रा सी केयरलेसनेस से वो गिर सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है।
तो ये आपका फर्स्ट लेसन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स बता दूँगी।